Hello, I Shahan Awaz welcomes you in this lecture. So आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेसिकली मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं हम इस चैप्टर की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक से, दैट इज़ कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। हमने कूलम्ब्स लॉ तो पढ़ा है, लेकिन हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है। जब हमने चार्जेस की बात की थी चैप्टर नंबर फर्स्ट में और हमने चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ की बात की थी, तब हमने ये पाया था कि बेसिकली दो चार्जेस के बीच में एक अट्रैक्शन और रिपल्शन भी पॉसिबल है। वो जो अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स होगा वो किस तरह का होगा या कितना होगा, तो ऑब्वियसली उसे डिफ़ाइन किया था मिस्टर कूलम्ब ने और कूलम्ब्स लॉ दिया गया था। उसी तरह से यहाँ पर मैग्नेटिज्म के लिए भी कूलम्ब्स लॉ दिया जाता है। मैग्नेटिज्म के लिए कूलम्ब्स लॉ ये कहता है कि सपोज़ अगर आपके पास दो मैग्नेटिक पोल्स हैं, दो मैग्नेटिक पोल्स, सपोज़ एक मैग्नेटिक पोल्स का जो स्ट्रेंथ है वो है m1 और दूसरे मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ है m2। ठीक है, सपोज़ अब मैग्नेटिक पोल्स, अब आप समझ गए होंगे जब हम मैग्नेटिक पोल्स की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम एक मैग्नेट की बात कर रहे हैं। हमें पता है कि हर एक पर्टिकुलर मैग्नेट में दो पोल होते हैं, पहला नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। ठीक है, और हमें ये पता है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर मैग्नेट के कितने भी नंबर ऑफ़ पीसेस कर दें, हमेशा अगर सपोज़ हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया तो डेफिनेटली हमें दो पार्ट जो इसके मिलेंगे उसमें भी एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा, इसमें भी एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। हमेशा पोल्स जो होते हैं वो पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर मैग्नेट के लिए। और हमें ये पता है कि हमेशा दो लाइक पोल्स जो होंगे, दो लाइक पोल, सपोज इस तरह से अगर आपने दो लाइक पोल्स को सामने रखा हुआ है एक दूसरे के, तो यहाँ पर क्या होगा, हमेशा रिपल्शन होगा। और दो अनलाइक पोल्स जो होंगे हमेशा इस तरह से, सपोज ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो इनमें हमेशा क्या होगा, एक अट्रैक्शन होगा। ठीक है, लाइक पोल्सेस विल रिपेल टू ईच अदर और अनलाइक पोल्सेस विल अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो ये जो रिपल्शन है इनका और जो अट्रैक्शन है, लाइक पोल्सेस का रिपल्शन और अनलाइक पोल्सेस का अट्रैक्शन, इस अट्रैक्शन का जो फोर्स है उस फोर्स को भी डिफाइन किया गया कूलम्ब्स लॉ से। तो कूलम्ब्स लॉ का ये कहना था कि सपोज़ आपके पास दो पोल्स हैं, दो पोल्स कोई भी हो सकते हैं, सपोज़ वो नॉर्थ पोल या साउथ पोल, वॉट एवर। ठीक है, दो पोल्स जो भी हों, सपोज़ मैं इस तरह से बना लेता हूँ वही सिचुएशन कि सपोज़ आपके पास दो पोल्स आप कंसिडर कर रहे हैं, सपोज़ पहला नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ। अब ये दोनों नॉर्थ नॉर्थ भी हो सकते हैं, दोनों साउथ साउथ भी हो सकते हैं, दैट्स द डिफरेंट इशू। बट अगर सपोज़ आपके पास दो पोल्स हैं और उन दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ, इन दोनों पोल्स की जो स्ट्रेंथ है दैट इज़ m1 और m2। सपोज दो पोल्स हैं, दोनों की स्ट्रेंथ कितनी है, m1 एंड m2। इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा, ऑब्वियसली यहाँ पर जैसे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये फोर्स कैसा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो फोर्स इन दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, डेफिनेटली F विल बी प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, मतलब दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और इन दोनों पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस है, सपोज इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर लेट अस कंसिडर। तो ये फोर्स जो होगा इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो ये दो इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस है या दो इम्पॉर्टेंट कंडीशन है फोर्स बिटवीन द टू पोल्स की, जो कूलम्ब्स लॉ से दी जाती है। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी, F इज़ प्रोपोर्शनल टू द m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल अगर हम हटा दें तो ये हो जाएगा K इंटू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो चलिए अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो सपोज दैट द टू मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द स्ट्रेंथ m1 एंड m2 आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r अपार्ट, जैसा मैंने अभी आपसे बताया, देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू पोल्स is found to be directly proportional to the product of their poles strength, m1 into m2 and inversely proportional to the square of the distance between them, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। फाइनली मैंने कहा था आपसे कि ये जो इक्वेशन हमें मिल जाती है F इज प्रोपोर्शनल टू द m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, फाइनली जब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटेगा तो हो जाएगा K। और ये जो k है दिस इज़ अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इस k की वैल्यू होती है म्यू अपॉन 4 पाई। इस k की वैल्यू क्या होती है, म्यू अपॉन 4 पाई, और इसकी वैल्यू होती है म्यू ज़ीरो की। यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुटअप कर दें जो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी है, 4 पाई की वैल्यू अगर पुटअप कर दें तो यहाँ पर हमें जो फिगर मिलता है दैट इज़ 10⁻⁻⁷, और इस k की यूनिट होगी वेबर पर एम्पियर पर मीटर। यहाँ पर k की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷ वेबर पर एम्पियर पर मीटर।
इस पर्टिकुलर इक्वेशन में अगर हम के की वैल्यू को पुटअप कर दें, जैसा कि यहाँ पर म्यू 0.4 पाई पुटअप किया हुआ है, और म्यू 0.4 पाई की वैल्यू को अगर हम पुटअप कर दें 10⁻⁷, तो ये हमारे पास फोर्स की इक्वेशन आ जाती है। और जैसा मैंने कहा, म्यू 0 इज़ अ एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन से ये जो इक्वेशन हमारे सामने आ गई है, F इज इक्वल टू 10⁻⁷ m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, इस इक्वेशन से हम मैग्नेटिक पोल की जो स्ट्रेंथ है, यहाँ पर जो m1 m2 जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है, इसकी यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी यूनिट भी बहुत आसानी से कैलकुलेट की जा सकती है। तो चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सपोज़ कंसिडर कीजिए कि r इज इक्वल्स टू है 1 मीटर। r की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर, और f की वैल्यू है 10⁻⁻⁷। f की वैल्यू है 10⁻⁻⁷ न्यूटन। सपोज़ कंसिडर कीजिए कि जो m1 m2 सपोज़ दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ कैसी है, सेम है। ऑब्वियसली अगर हम किसी एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक बार की बात करें तो हमेशा यहाँ पर दोनों पोल्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो हमेशा इक्वल होती है। ठीक है, तो अगर हम कंसिडर कर रहे हैं कि सपोज़ यहाँ पर दो सेम टाइप के मैग्नेट्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर उनकी स्ट्रेंथ भी इक्वल होगी। तो यहाँ पर कंसिडर किया हमने कि लेट अस कंसिडर m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, मतलब किसी दो मैग्नेट जिसकी आप बात कर रहे हैं जो एक दूसरे से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर मौजूद हैं यहाँ पर, ठीक है, उनकी जो स्ट्रेंथ है m1 और m2, ये दोनों क्या है, बिल्कुल बराबर हैं। m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, ठीक है। और सपोज़ इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है, सपोज़ फोर्स जो भी होगा अट्रैक्शन या रिपल्शन का, वो है F इज इक्वल टू 10⁻⁻⁷ न्यूटन, ठीक है। फोर्स को हम न्यूटन में मेज़र करते हैं, सो ये हो गया 10⁻⁻⁷ न्यूटन, जैसा यहाँ पर दिया हुआ है। अगर हम इस फार्मूले में वैल्यू पुटअप करें, जो हमारा फार्मूला है F इज इक्वल टू 10⁻⁷ m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। फाइनली जब हम वैल्यू पुटअप करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 10⁻⁷ F की जगह पुटअप कर दिया 10⁻⁷ यहाँ पर एज इट इज़ है, और m1 m2 को हमने mm पुटअप कर दिया, और r की जगह आ गया 1, क्योंकि r को हमने 1 मीटर माना हुआ है। मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है r इज इक्वल टू है 1 मीटर, ठीक है, ये हमने कंसिडर किया हुआ है। फाइनली जब हम इसे सॉल्व करेंगे, वी विल गेट m इज इक्वल टू 1, m स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब m इज इक्वल टू हो जाएगा 1, और 1 m की जो वैल्यू होगी, अगर हम यूनिट्स को भी पुटअप करें यहाँ पर, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 एम्पियर मीटर, 1 एम्पियर मीटर। यहाँ से हमें मैग्नेटिक पोल के स्ट्रेंथ की यूनिट मिल गई है, दैट इज़ m इज इक्वल टू होगा 1 एम्पियर मीटर। ये कब होगा, अब इसके लिए हम डेफिनेशन अगर हम दें तो हम कुछ इस तरह से कहेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पोल इज सेड टू बी 1 एम्पियर मीटर। मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ है 1 एम्पियर मीटर दी जाएगी इफ़ इट रिपल्स एन इक्वल एंड सिमिलर पोल विद द फोर्स ऑफ 10⁻⁻⁷ न्यूटन, ठीक है, एंड व्हेन प्लेस्ड इन द वैक्यूम एट ए डिस्टेंस ऑफ द 1 मीटर फ्रॉम इट, ठीक है। मैग्नेटिक पोल जो होंगे, सपोज दो मैग्नेटिक पोल्स हैं हमारे पास, और इस मैग्नेटिक पोल्स की स्ट्रेंथ m की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, अगर ये अपने ही तरह के मैग्नेटिक पोल को मतलब दूसरा मैग्नेटिक पोल जिसकी स्ट्रेंथ भी 1 है, उसे 10⁻⁻⁷ के फोर्स से या तो अट्रैक्ट करे या रिपल करे, जबकि ये दोनों पेड़ एक दूसरे के से 1 मीटर के डिस्टेंस पर हो वैक्यूम में, ठीक है। तो इस तरह से हम डेफिनेशन दे सकते हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर इक्वेशन से मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की भी। अब जब हम मैग्नेटिक पोल्स की बात कर रहे हैं, अट्रैक्शन रिपल्शन की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आ जाती है, दैट इज़ मैग्नेटिक डायपोल एंड मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, ठीक है। आपको याद आ रहा होगा चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमने इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट पढ़ा था। उस वक्त हमने ये कहा था कि सपोज़ कोई ऐसी बॉडी है, सपोज़ कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, ठीक है, जिसको हमने डिस्टेंस ली थी 2a, और हमने कहा था अगर प्लेस्ड हैं तो ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, मैग्नेटिक डायपोल। यहाँ पर जो वर्ड आया था डायपोल मतलब दो पोलरिटी, तो ऑब्वियसली एक ही पर्टिकुलर सिस्टम में दो पोलरिटी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इसी तरह से अगर हम मैग्नेटिक डायपोल की बात करें, मैग्नेटिक डायपोल क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल भी बिल्कुल इसी तरह से होगा कि एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसी बॉडी जहाँ पर दो पोल्स मौजूद हों। ऑब्वियसली मैग्नेट के दो पोल्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल होंगे। हम कह सकते हैं कि कुछ इस तरह की बॉडी, सपोज़ एक बॉडी है हमारे पास जहाँ पर सपोज़ नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों मौजूद हैं, ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस सपोज़ एक स्पेसिफिक डिस्टेंस है जिसे हम यहाँ पर 2l कंसिडर करते हैं, 2l कंसिडर करते हैं। डेफिनेशन में हम कह सकते हैं एन अरेंजमेंट ऑफ द टू मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेंथ।
यहाँ पर हमने एक अरेंजमेंट कंसिडर किया हुआ है। सपोज़ ये अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट में दो पोल्स हैं एन और एस, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये क्या हो गया, डाईपोल, दो पोल्स हो गए डाईपोल्स। और ऑब्वियसली इनके बीच की जो डिस्टेंस है, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस है 2L, अभी जो हमने कंसिडर की, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम डिफाइन कर रहा है एक डाईपोल को। सो हम कह सकते हैं बेसिकली एन अरेंजमेंट ऑफ द टू मैग्नेटिक पोल्स, एक अरेंजमेंट है दो मैग्नेटिक पोल्स का, एंड अपोजिट और इक्वल स्ट्रेंथ के। ये कैसे हैं, हमेशा अपोजिट और इक्वल स्ट्रेंथ के। जैसा मैंने अभी जस्ट आपसे कहा था कि एक पर्टिकुलर बॉडी में जो दोनों पोल्स होंगे वो हमेशा कैसे होंगे, इक्वल स्ट्रेंथ के होंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो M1 इज इक्वल टू होगा M2, दोनों की स्ट्रेंथ कैसी होगी, बिल्कुल सेम होगी। सो an arrangement of the two magnetic poles of the equal and opposite strength separated by the finite distance, ये दोनों एक दूसरे से एक फाइनाइट डिस्टेंस 2L से क्या है, सेपरेटेड है। तो ऑब्वियसली इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल। अब जब मैग्नेटिक डाइपोल की बात होगी तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात भी होगी। तो देखिए यहाँ पर द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल, the two poles of the magnetic dipole called the north and south poles are always equal strength and opposite nature, ठीक है। हमेशा कैसे होंगे, ये इक्वल स्ट्रेंथ के होंगे और अपोजिट नेचर के होंगे। फर्दर सच टू मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन द पेयर, ये हमेशा एक पेयर में ही एग्जिस्ट होंगे। जैसे अगर डाइपोल हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर बॉडी में हमेशा दो पोल एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर डाइपोल में भी, यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल में भी दोनों पोल्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। सो अगर हम बात करें यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आ जाती है मैग्नेटिक लेंथ। सो इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द बार मैग्नेट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट। देखिए इस पिक्चर में आप ध्यान से देख सकते हैं, आपको सपोज यहाँ पर एक बार मैग्नेट नज़र आ रहा है, एक पीस ऑफ मैग्नेट है जो बेसिकली एक बार के शेप का है, रेक्टेंगुलर बार के शेप का, इसलिए हम इसे कहते हैं बार मैग्नेट। और यहाँ पर जो दो पोल्स हैं आपके, इन दोनों पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस है, इस बार मैग्नेट में जो दोनों पोल्स हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कहलाती है मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द बार मैग्नेट। और वहीं पर अगर आप देखें तो इसकी ज्योमेट्रिक लेंथ की अगर मैं बात करूं तो इसके बिल्कुल दोनों जो कोर्स हैं, दोनों एंड्स हैं, उन दोनों एंड्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा ज्योमेट्रिक लेंथ। सो ऑब्वियसली जो पोल्स होंगे वो इनसाइड द बार मैग्नेट होंगे हमेशा, इसलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक लेंथ की वैल्यू है वो हमेशा ज्योमेट्रिक लेंथ से कम ही होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक लेंथ, अगर मैं इसे मैग्नेटिक लेंथ बोल रहा हूँ लेन M, और इसे मैं ज्योमेट्रिक LG बोल रहा हूँ, तो ऑब्वियसली LG की जो वैल्यू होगी वो LM से हमेशा ज़्यादा होगी। मैग्नेटिक लेंथ विल ऑलवेज बी लेसर देन ज्योमेट्रिक लेंथ। सो मैग्नेटिक लेंथ इज़ अ वेक्टर फ्रॉम द S पोल ऑफ द मैग्नेट टू द N पोल। मैग्नेटिक लेंथ कैसी होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने 2L डिफाइन किया हुआ है, सपोज ये मैग्नेटिक लेंथ है तो ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन होती है हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। आपको याद रखना है मैग्नेटिक लेंथ इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। जबकि देखो ज्योमेट्रिक लेंथ कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, लेंथ तो लेंथ होती है, हमेशा स्केलर होती है। लेकिन अगर आप मैग्नेटिक लेंथ की बात कर रहे हैं, स्पेशली मैग्नेटिक लेंथ की बात कर रहे हैं, सो मैग्नेटिक लेंथ हमेशा क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी जिसकी डायरेक्शन होगी साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। इस तरह से आप देख सकते हैं। सो जैसा मैंने अभी आपसे कहा, सिंस द मैग्नेटिक पोल्स आर सिचुएटेड विद इन द मैग्नेट, सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैग्नेटिक पोल्स is called the magnetic length is always less than the geometric length। magnetic length की distance हमेशा geometric length से कम होगी, because magnetic length is the distance between the two poles of the magnet which are always situated inside the magnet। अब देखिए अगर मैग्नेटिक डाइपोल की बात हुई है तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात भी होगी, ठीक है। क्योंकि हमने देखा है कि मैग्नेटिक डाइपोल में एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम उसे किसी पर्टिकुलर फील्ड में रखें, किसी एक्सटर्नल फील्ड के इफेक्ट में रखें तो उसमें मूवमेंट होता है, वो रोटेट करने लग जाता है। तो ऑब्वियसली इसी तरह से हम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की बात भी करेंगे। सो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, सो इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल एंड मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अगर हम एक मैग्नेटिक डाइपोल को कंसिडर करें और सपोज इसके दो पोल्स हैं, उन दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ सपोज इक्वल और अपोजिट है, M इसकी भी है, M इसकी भी है, और एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है, तो सपोज इन दोनों में से किसी एक स्ट्रेंथ को हम कंसिडर करें और इसका मल्टीप्लिकेशन अगर मैग्नेटिक लेंथ 2L से कर दें, तो ये जो रिलेशन होगा, ये M इंटू 2L वाला, ये हमें डिफाइन करेगा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। और ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी कैसा होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी जिसकी डायरेक्शन होगी साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, ठीक है। सो M
इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एम बार। आप देख सकते हैं एम बार से रिप्रेजेंट किया है हमने। इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द 2l। इसकी डायरेक्शन वही होगी जो 2l की होगी। वो कैसी होगी, साउथ पोल से एस पोल से एन पोल की तरफ ऑफ द मैग्नेट, ठीक है, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्रेंथ है और ये जो लेंथ है, तो स्ट्रेंथ की जो यूनिट है अभी हमने कैलकुलेट की थी एम्पियर मीटर, और उसमें हम लेंथ की यूनिट मीटर और मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा ऑब्वियसली एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर में आपने मीटर का मल्टीप्लिकेशन और कर दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पर इस तरह से हमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की इक्वेशन और उसकी यूनिट के बारे में भी पता चल गया। तो मैंने अभी आपसे एग्जांपल में आपको बताया कि जो बार मैग्नेट होता है हमारा, वो बार मैग्नेट में बेसिकली क्योंकि दोनों पोल्स लाई करते हैं, इसलिए बार मैग्नेट को एज ए मैग्नेटिक डायपोल भी यूज़ किया जाता है या फिर कंसिडर किया जाता है। सो एज सेड अबोव द टर्म मैग्नेटिक डायपोल इज ऑल्सो ऑफन यूज्ड फॉर द बार मैग्नेट, दैट इज फॉर एन अरेंजमेंट ऑफ द टू इक्वल एंड अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स सेपरेटेड बाय द सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर बार मैग्नेट जो होता है हमारा, वो भी बेसिकली क्योंकि दोनों पोल्स उसमें लाई करते हैं और दोनों पोल्स एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं, तो एक बार मैग्नेट या पीस ऑफ मैग्नेट ऑफ द रेक्टेंगुलर बार, वो हमेशा क्या होता है मैग्नेटिक डायपोल की तरह ट्रीट किया जाता है। सो आई होप आपको मैग्नेटिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं करंट लूप की। देखिए इसके पहले प्रीवियस चैप्टर्स में हमने करंट कैरिंग कंडक्टर और उसका मैग्नेटिक इफेक्ट हमने कैलकुलेट किया था बायोट-सेवर्ट लॉ से। हमने करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता की थी लेफ्ट हैंड थंब रूल से। हमने करंट कैरिंग लूप में टॉर्क कैलकुलेट किया था, उसमें लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट किया था, ठीक है। हमने बेसिकली डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैलकुलेट की थी लेफ्ट हैंड रूल से। सो इस तरह से काफ़ी सारे कैलकुलेशंस या काफ़ी सारी थ्योरीज हम पढ़ चुके हैं करंट और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड। अब यहाँ पर हम एक और टर्म पढ़ेंगे बेसिकली करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल, कि अगर आपके पास कोई करंट लूप है, करंट लूप इट मीन्स कि अगर आपके पास कोई लूप है, ये लूप दिख रहा है आपको, सपोज ये सर्कल जो सेंटर वाला सर्कल आपको नज़र आ रहा है, इस सर्कल की बात कर रहे हैं, सपोज ये कोई सर्कल है हमारे पास, ये सर्कल में करंट फ्लो हो रहा है, सपोज इस सर्कल में क्या हो रहा है करंट फ्लो हो रहा है और इस करंट की वैल्यू है आई, ठीक है। ये सर्कल सपोज कैसा है, एक तरह का प्लानर है, एक प्लेन में रखा हुआ है सर्कल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये सर्कल लाई कर रहा है। तो सपोज इससे करंट फ्लो हो रही है आई, तो ये सर्कल जिससे या लूप जिससे करंट फ्लो हो रही है, इसे हम कहेंगे करंट लूप, इसे हम कहेंगे करंट लूप। सो ये करंट लूप भी एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है। ये करंट लूप भी एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है। अब देखिए किस तरह से करता है। सो ऑब्वियसली हमें पता है कि जब भी पर्टिकुलर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट फ्लो होती है तो उसके आसपास मैग्नेटिज्म क्रिएट हो जाता है, और वो मैग्नेटिज्म कैसा होता है सर्कुलर डायरेक्शन में होता है। और इसकी फील्ड्स को पता लगाने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करते हैं। तो देखिए सपोज़ अगर मैं बात करूं इस तरह से इस सर्कल की, तो ऑब्वियसली मैं मान सकता हूं कि ये सर्कल जो है बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रेट कंडक्टर से मिलकर बना हुआ है। हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये सर्कल्स क्या है, बहुत सारे इन्फिनिट नंबर ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर से मिलकर बना हुआ है। मतलब इस हर एक पर्टिकुलर सर्कल में मैं एक छोटा सा करंट एलिमेंट देख सकता हूँ, ठीक है। अब सपोज़ अगर मैं इसे करंट एलिमेंट मानूँ तो ये हो गया है करंट कैरिंग कंडक्टर छोटा सा, और अगर सपोज़ यहाँ से करंट फ्लो हो रही है तो ऑब्वियसली हम राइट हैंड थंब रूल से इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड को पता कर सकते हैं। तो जब हम देखेंगे तो यहाँ पर हम पाएंगे कि यहाँ पर सपोज इस करंट कैरिंग कंडक्टर को मैं कंसिडर करूँ थोड़ी देर के लिए। सो आप ये देखेंगे यहाँ पर कि सपोज़ मैं इसे थोड़ा सा डिफरेंट कलर का करता हूँ। तो सपोज़ अगर मैं यहाँ पर इसे यूज़ कर रहा हूँ, इस रेड वाले कंडक्टर को मैं यूज़ कर रहा हूँ, और सपोज़ इससे करंट फ्लो हो रही है आई, सो ऑब्वियसली हम पाएंगे जब इसके अक्रॉस हम राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे, तो राइट हैंड थंब रूल में आप ये पाएंगे कि अगर आप इस कंडक्टर को इस तरह से पकड़ें कि आपका थंब जो है वो इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करे, तो आप ये पाएंगे कि आपकी जो फिंगर्स है वो इस तरह से आपको कर्ल नज़र आएगी, ठीक है। आपको इस तरह से कर्ल नज़र आएगी, इट मीन्स इस तरह से आपको नज़र आएगी, ठीक है। आपकी फिंगर्स सारी इस तरह से नज़र आएगी आपको, ठीक है। सो ये क्या डिफ़ाइन कर रही है कि ये यहाँ पर डिफ़ाइन करेगी कि इस पर्टिकुलर लूप के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, जैसा ग्रीनिश मैंने शो किया हुआ है यहाँ पर,
ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये जो लाइन्स है ये, अगर मैं इस प्लेन की बात करूँ, इस पर्टिकुलर प्लेन की मैं बात करूँ, तो ये जो हमारा सर्कल है, इस सर्कल प्लेन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इस सर्कल प्लेन में अपर सरफेस और इसके नीचे वाला लोअर सरफेस, ये अपर सरफेस और ये लोअर सरफेस, तो अपर सरफेस से निकलती हुई दिख रही है बाहर की तरफ और लोअर सरफेस में अंदर की तरफ जाती हुई दिख रही है। अपर सरफेस से बाहर निकलती हुई दिख रही है, ठीक है, और लोअर सरफेस में अंदर की तरफ जाती हुई दिख रही है, ठीक। अपर सरफेस से बाहर की तरफ निकलती हुई दिख रही है और लोअर सरफेस में अंदर की तरफ जाती हुई मुझे लाइंस दिख रही है। तो ऐसा सिर्फ एक मैग्नेटिक एलिमेंट के लिए नहीं होगा, ऐसा जितने भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक एलिमेंट्स या सॉरी करंट एलिमेंट हम कंसिडर करेंगे, उन सारे करंट एलिमेंट्स के लिए होगा। यही कि यही केस सारे करंट एलिमेंट्स के लिए होगा, सारे करंट एलिमेंट्स के लिए होगा। तो ऑब्वियसली आप ये पाएंगे कि इस पर्टिकुलर सर्कल के अक्रॉस एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इन्वायरमेंट आप पाएंगे। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इन्वायरमेंट आप यहाँ पर इसके अक्रॉस पाएंगे, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इन्वायरमेंट इसके अक्रॉस आप पाएंगे हर लोकेशन पर, हर लोकेशन पर, हर लोकेशन पर, ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक लाइंस होगी, ये जो मैग्नेटिक लाइंस होगी जो इस तरह की सर्कल्स के फॉर्म में आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ये जो लाइंस नज़र आ रही है आपको, तो आप ये देखेंगे कि ये जो लाइंस है आपको सर्कल्स के फॉर्म में नज़र आ रही है। अभी इस तरह से आप हॉरिजॉन्टल व्यूज़ का देख सकते हैं, साइड व्यू। तो ये जो लाइंस है, ये लाइंस आपको सेंटर ऑफ द सर्कल या सेंटर ऑफ द लूप में बिल्कुल स्ट्रेट सी नज़र आएगी। सेंटर ऑफ द लूप में आपको नज़र आएगी पूरी तरह से स्ट्रेट। ये स्ट्रेट लाइंस जो है ये बेसिकली हमें डिफ़ाइन करेगी एक बार मैग्नेट की तरह, हमें डिफ़ाइन करेगी इस पर्टिकुलर सर्कल लूप को एक बार मैग्नेट की तरह। और जो बार मैग्नेट है वही हमारा है मैग्नेटिक डाइपोल। तो देखिए कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर लोकेशन पर अगर हम देखें तो जो अपर सरफेस है जहाँ से हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती हुई दिख रही है, ये हमेशा बिहेव होता है एज ए नॉर्थ पोल। और जो लोअर सरफेस है, जो लोअर सरफेस जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर होती हुई नज़र आ रही है, ये बिहेव करता है एज ए साउथ पोल। तो यहाँ पर आप एक बार मैग्नेट कंसिडर कर सकते हैं इस मैग्नेटिक लूप को, या इस करंट लूप को आप बेसिकली कैसे कंसिडर कर सकते हैं, एक बार मैग्नेट। और ये बार मैग्नेट क्या होता है, एक मैग्नेटिक डाइपोल, जैसा अभी हमने जस्ट इसके पहले पढ़ा। सो कंसिडर अ करंट कैरिंग कॉइल आई, करंट कैरिंग कॉइल है ना, थ्रू विच द करंट इज आई इज फ्लोइंग। सपोज दैट द करंट फ्लोज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप देख सकते हैं यहाँ पर करंट की डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, हमने कंसिडर जो की हुई है। सो व्हेन सीन फ्रॉम द अबो, जब हम इसे टॉप से देखेंगे तो हमें ऐसा नज़र आएगा कि करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, क्योंकि सपोज़ ये एक प्लेन में रखा हुआ है। हम एक प्लेन कंसिडर अगर कर लें यहाँ पर, ठीक है, एक प्लेन कंसिडर अगर कर लें, तो ये सपोज़ एक प्लेन में रखा हुआ है ये सर्कल हमारा, और इस प्लेन को जब हम टॉप से देखेंगे तो हमें इस सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होती हुई नज़र आएगी। So when seen from the above, the magnetic field lines due to each elementary portion of the circular coil will be of the shape of the circular loops। ठीक है, हर एक एलिमेंट्री पोर्शन जो भी हमने कंसिडर किया, इसके अक्रॉस जो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नज़र आएगी वो सर्कुलर शेप की होगी, जैसा अभी मैंने आपको बताया था, ठीक। सो अब फ्रॉम द बायोट सेवर्ट लॉ का यूज़ करें हम लोग या फिर राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करें, जैसा मैंने अभी यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल का यूज़ किया था। सो इट फॉलोज दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सीम्स टू बी इंटर एट द लोअर फेज ऑफ द कॉइल एंड लीव्स एट द अपर फेज ऑफ द कॉइल। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो अपर फेज से निकलती हुई दिखाई दे रही है और लोअर फेज पर एंटर होती हुई नजर आ रही है। थस द लोअर फेज ऑफ द कॉइल थ्रू विच द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर्स बिहेव्स एज अ साउथ पोल। ठीक है, तो ये जो लोअर फेज है जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर होती हुई नज़र आ रही है वो एक साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। एंड while the upper phase through which the field lines leave behaves as a north pole। और जो अपर फेज है हमारा वो कैसे बिहेव करेगा, एज ए नॉर्थ पोल बिहेव करेगा। सो हेंस द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। तो अगर यहाँ पर एक ही पर्टिकुलर सिस्टम में नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों हैं तो ऑब्वियसली ये एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। क्लियर। सो यहाँ पर हम इस तरह से इसे प्रूव कर पाएँ। अब अगर हम बात करें कि इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल है तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी होगा। सो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट m हमेशा किसके प्रोपोर्शनल होगा, करंट के प्रोपोर्शनल होगा। सो इट इज़ फाउंड दैट द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द करंट लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट थ्रू द लूप। उस करंट लूप में जितनी करंट फ्लो हो रही है I उसके प्रोपोर्शनल होगा। इस लूप का जो एरिया होगा, इस लूप का जो भी एरिया होगा, जैसे सपोज ये सर्कुलर लूप है तो इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर ऑब्वियसली, जबकि इसकी रेडियस कितनी है आर। ठीक है, सो इस लूप का जो भी एरिया होगा उस एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को मिला दें तो ये हो जाएगा m इज़ प्रोपोर्शनल टू आई इंटू ए, और यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल अगर हम हटाते हैं तो ये हो जाएगा m इज़ इक्वल्स टू के इंटू आई इंटू ए। यहाँ पर अगर हम i और a की SI यूनिट कंसिडर करें तो उस केस में k की वैल्यू क्या होगी 1। सो वेयर k इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी k इज़ फाउंड टू बी इक्वल टू 1 व्हेन करंट इज़ मेजर्ड इन द एम्पियर एंड एरिया इज़ मेजर्ड इन द स्क्वायर मीटर। दोनों SI यूनिट्स हैं, अगर SI यूनिट्स में हम मेज़र करेंगे तो ऑब्वियसली k की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। सो SI यूनिट्स में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी m इज़ इक्वल टू आई इंटू ए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर करंट लूप से मैग्नेटिक डाइपोल को समझा और उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब सिंस यहाँ पर हम डायरेक्शन की बात करें, क्योंकि हमें पता है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी अगर है तो उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगी। सो हमने अभी जस्ट पढ़ा कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है उसकी डायरेक्शन होती है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा होती है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो यहाँ पर हम देख चुके हैं कि साउथ पोल किधर है और नॉर्थ पोल किधर है। साउथ पोल नीचे की तरफ है और नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ है, हमें क्लियरली नज़र आ रहा है ना, नॉर्थ पोल। सो यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी कैसी होगी, इन द अपवर्ड डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। So since the upper phase of the current loop behaves as a north pole and the lower phase of the as a south pole, so magnetic dipole moment of vector m acts as a perpendicular to the plane of the current loop in the upward direction। ठीक है, जैसा कि फिगर में शो हो रहा है। सो a is a area vector, a is a area vector representing the area of the current loop। ठीक है, एरिया क्या है, बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। सो एरिया वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द करंट लूप, देन इक्वेशन बिकम्स m इज इक्वल टू आई इंटू ए। ठीक है, और यहाँ पर अगर अभी तो हमने सिर्फ एक ही सर्कुलर लूप कंसिडर किया हुआ है, सपोज़ यहाँ पर ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स हों, बहुत सारे सर्कुलर लूप्स हों, सपोज़ n टर्न्स हों, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा m इज इक्वल टू n इंटू आई इंटू ए। In case of the current carrying circular coil has a n turns, then m is equal to n into I into a। और यहाँ पर n into I जो होगा, n into I वो कहलाएगा एम्पियर टर्न्स। n into I को हम स्पेशली कहेंगे, the factor ni is called the ampere turns of the circular current loop। thus magnetic dipole moment of the current loop हो जाएगा ampere turns multiplied by area of the coil। सो इस तरह से करंट कैरिंग लूप के केस में हमने कंसिडर कर लिया बेसिकली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आई इंटू ए, जो डिपेंड करता है उसके एरिया पर भी और इससे फ्लो होने वाले करंट पर भी, और उसकी डायरेक्शन का भी हमने पता लगा लिया। तो चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं हम इस पर बेस्ड। अ प्लानर लूप ऑफ द इरेगुलर शेप। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि यहाँ पर हमने सर्कुलर लूप कंसिडर ज़रूर किया है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि लूप हमेशा का सर्कुलर ही हो, वो किसी भी रेगुलर शेप का हो सकता है, किसी भी रेगुलर शेप का होता है। हमें मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ उसके एरिया से कि उसका एरिया कितना है। ठीक है, वो एक रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, वो सर्कुलर भी हो सकता है, वो कोई रेगुलर शेप का भी हो सकता है। सो ऑब्वियसली हमें इंपॉर्टेंट थिंग कि उस पर्टिकुलर इरेगुलर शेप का भी एरिया कितना है उस एरिया पे डिपेंड करेगा। सो क्वेश्चन दिया हुआ है, अ प्लानर लूप ऑफ द इरेगुलर शेप, है ना, एक प्लानर लूप है वो कैसा है, इरेगुलर शेप का है, और उसका एरिया जो है इंक्लोज्ड एन एरिया ऑफ द 7.5 इंटू 10⁻⁴ स्क्वायर मीटर एंड कैरीज ए करंट ऑफ द 12 एम्पियर। ठीक है, सो द सेंस ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट इज अपीयर्स टू बी क्लॉकवाइज टू एन ऑब्जर्वर। करंट कैसी फ्लो हो रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या फिर मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ऑब्वियसली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात हो रही है। सो वेक्टर एसोसिएटेड विद द करंट लूप। ठीक है, तो हमें पता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला m इज इक्वल टू आई इंटू ए होता है। यहाँ पर i की वैल्यू भी दी हुई है 12 एम्पियर, एरिया भी दिया हुआ है एज इट इज़ 7.5 इंटू 10⁻⁴। तो जस्ट पुट द वैल्यू डायरेक्टली, यहाँ पर वैल्यू हमने डायरेक्टली पुटअप कर दी, हमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू यहाँ पर मिल गई 9 इंटू 10⁻³ एम्पियर स्क्वायर मीटर, जैसा कि उसकी यूनिट है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग है डायरेक्शन की बात होगी। अब डायरेक्शन क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर क्लियरली दे रहा है कि जो आपकी डायरेक्शन है वो कैसी है, क्लॉकवाइज है। ऑब्वियसली सी बात है, अभी हमने जो जो कुछ भी पढ़ा उसमें हमने देखा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए जो लाइंस बन रही थी वो कैसी थी, यहाँ से बाहर की तरफ निकलती हुई और यहाँ अंदर की तरफ आती हुई। ठीक है, अपर सरफेस से बाहर की तरफ निकल रही थी और लोअर सरफेस से अंदर की तरफ आ रही थी, इसलिए यहाँ पर ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल और नीचे की तरफ साउथ पोल डिफाइन हुआ, और इसलिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हुई साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। अब वहीं पर अगर हम बात करें
इसकी जहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन कैसी है सर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन कुछ इस तरह की होगी, ठीक है। सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के केस में अगर आप देखेंगे यहाँ पर अगर आप लेफ्ट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे तो आपको जो डायरेक्शंस होगी कुछ इस तरह की नज़र आएगी मैग्नेटिक फील्ड की। आप अप्लाई करके देखिएगा कि यहाँ से ऊपर की तरफ अंदर जाती हुई मैग्नेटिक लाइंस नज़र आएगी और नीचे वाले फेस से बाहर आती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नज़र आएगी। सो इस केस में ऑब्वियसली नॉर्थ पोल हो जाएगा नीचे की तरफ और साउथ पोल हो जाएगा ऊपर की तरफ। तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक डायपोल की जो डायरेक्शन होगी वो होती है साउथ टू नॉर्थ, तो ये होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर से अवे मतलब प्लेन से दूर जाती हुई, और प्लेन से दूर जाती हुई मतलब डाउनवर्ड टू द प्लेन, जैसा कि यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मूवमेंट का, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टर्म हम समझने वाले हैं, दैट इज़ एटम एज ए मैग्नेटिक डायपोल। देखिए एटम वर्ड आ गया। एटम क्या है, हम सभी समझते हैं कि हर एक पर्टिकुलर जो मटेरियल होता है वो नंबर ऑफ एटम्स का कॉम्बिनेशन होता है। हर एक पर्टिकुलर मटेरियल में एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स में एटम्स होते हैं, और हर एक एटम की अगर बात करूँ तो हर एक एटम में एक न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और हर एटम के सराउंडिंग अलग अलग ऑर्बिट्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड रिवॉल्व होते रहते हैं, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें ये भी पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है या इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन का मोशन ही बेसिकली करंट की वजह बनती है। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर ये कंसिडर कर सकते हैं कि अगर किसी एटम के अराउंड अगर किसी एटम के अराउंड कोई इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व हो रहा है, इस तरह से, तो यहाँ हम करंट कंसिडर कर सकते हैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो हम कंसिडर कर सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को, ठीक है, करंट की वैल्यू आई को। सो ऑब्वियसली अब यहाँ पर भी अगर करंट फ्लो हो रहा है, जैसा कि बिल्कुल अभी जो हमने सर्कुलर लूप वाला कॉन्सेप्ट जो पढ़ा है कि यहाँ पर भी बेसिकली क्या होगा, एक सर्कुलर लूप में करंट फ्लो होगी तो ऑब्वियसली इसके अक्रॉस भी मैग्नेटिक लाइंस क्रिएट होगी, और मैग्नेटिक लाइंस क्रिएट होगी तो ये भी एक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करेगा। तो ये जो अरेंजमेंट है बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है जैसा भी हमने जस्ट इसके पहले टॉपिक में पढ़ा हुआ है, करंट कैरिंग लूप एक्टिंग एज ए मैग्नेटिक डायपोल। तो यहाँ पर भी एक करंट कैरिंग लूप हम इसे कंसिडर कर सकते हैं जो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करेगा। बट इस केस में मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कितना होगा, मैग्नेटिक डायपोल कैसा होगा, वही हम इस कैलकुलेशन में पढ़ने वाले हैं। So, in an atom, electrons revolve around the nucleus. As such, the circular orbits of electrons may be considered as a small current loops. जैसा मैंने अभी आपसे कहा, due to this, an atom possesses magnetic dipole moment and hence behaves as a magnetic dipole. ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर देखें, सो लेट अस कैलकुलेट द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ द एटम ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सपोज दैट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ द मास एम ई, सपोज हमने कोई कंसिडर किया कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है इसका मास कितना है एम ई और इसकी वेलोसिटी है वी, और सपोज जिस सर्कुलर ऑर्बिट में ये मोशन कर रहा है उसकी रेडियस है आर। सो let us calculate the magnetic dipole moment of the atom due to the orbital motion of electron. Suppose that an electron of the mass me and the charge E revolves in a circular orbit of the radius r around the positive nucleus in an anti-clockwise direction. जैसा अभी हमने कंसिडर किया कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पर रिवॉल्व हो रहा है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कितना होता है, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। सो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम इसका डिफाइन होगा एल इज इक्वल टू एम ई वी आर, क्योंकि एम ई क्या है इसका मास, वी इज़ अ वेलोसिटी, आर इज़ अ रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम इसका डिफाइन हो गया। और एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन कर रहा है इसलिए इसकी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द सर्कल इन द अपवर्ड डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द circular loop in the upward direction. So for the sense of the orbital motion of the electron shown in the figure, the angular momentum vector L acts along normal to the plane of the electron orbit in the upward direction, जैसा मैंने आपके हिसाब से भी कहा। अब यहाँ पर सपोज हमने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि अगर हम करंट की बात करें तो करंट हमें पता है, हमेशा हम करंट को इस तरह से देते हैं, करंट इज़ बेसिकली व्हाट, इट इज़ अ फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमेशा हम इसे कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, आई इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस डी क्यू बाई डी टी, ठीक है, या हम इसे सिंपली कहते हैं क्यू बाई टी, ठीक।
अब यहाँ पर क्यू बाई टी क्या शो कर रहा है, बेसिकली कितने नंबर ऑफ चार्जेस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में यहाँ से फ्लो हो रहे हैं। अब यहाँ पर चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर रहे हैं तो सपोज ये हो जाएगा ई, सो आई इज इक्वल टू हो गया ई बाई टी, या आई इज इक्वल टू हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इसे ई वन बाई टी, कोई डाउट इसमें। सो हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू क्या होगा ई इंटू वन बाई टी। क्लियर। सो यहाँ पर वन बाई टी क्या है, टी इज़ अ टाइम पीरियड, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन। अगर मैं आपसे कहूँ कि टाइम क्या है, तो टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन की एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में रिवॉल्व होने में कितना टाइम लग रहा है इसे। ठीक है, यहाँ पर टाइम क्या है, बेसिकली एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को इस पूरे ऑर्बिट में रिवॉल्व होने में जो टाइम लग रहा है वो है कैपिटल टी, जिसे हम कहते हैं इसका टाइम पीरियड। सो इस तरह से हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू वन बाई टी, जहाँ पर वन बाई टी ऑब्वियसली क्या है, वन बाई टी इज़ बेसिकली यहाँ पर देखिए, सपोज दैट द पीरियड ऑफ द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज टी, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि ऑर्बिटल मोशन का जो पीरियड है वो कितना है, यहाँ पर सपोज कैपिटल टी है। ठीक है, सो देन द इलेक्ट्रॉन क्रॉसेज एनी पॉइंट्स ऑन इट्स ऑर्बिट आफ्टर एवरी टी सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट हम कंसिडर कर लें तो हर एक पर्टिकुलर टी सेकेंड के बाद इलेक्ट्रॉन उसको क्रॉस करेगा, उसका मतलब यही है। ठीक है, सो आफ्टर एवरी टी सेकेंड और वन बाई टी टाइम्स इन द वन सेकेंड, एक सेकेंड में वन बाई टी टाइम्स, अगर मैं कहूँ कि एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर पॉइंट क्रॉस करने में टी सेकंड का टाइम लग रहा है, यही इसका टाइम पीरियड है, तो ऑब्वियसली वन सेकंड में हम कह सकते हैं कि वन सेकंड में मे बी पॉसिबल कि नंबर ऑफ टाइम्स हो सकते हैं, ये नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हो सकते हैं, तो हम कह सकते हैं वन बाई टी टाइम्स, वन सेकंड में वन बाई टी टाइम्स जो है वो क्रॉस करेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट को इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर सर्कुलर ऑर्बिट में। सो देयर फॉर ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू द करंट, जैसा मैंने अभी कैलकुलेट करके दिखाया था, आई इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू आई बाई टी। सो अब देखिए यहाँ पर हमें पता है कि जो टाइम होगा, टाइम टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन, अगर हमें पता है एक बहुत अच्छा सा फार्मूला, हम बहुत पुराना फार्मूला पढ़ते आते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस की बात करूँ तो एक इलेक्ट्रॉन कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ऑब्वियसली पेरीमीटर टू दिस सर्कल, इस सर्कल का जितना पेरीमीटर है और वो कितना होगा टू पाई आर। ठीक है, और उसको कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, उसे टाइम लग रहा है टी, तो यहाँ से टी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें टी की जो वैल्यू मिल जाएगी इस इक्वेशन से, टी इज इक्वल टू हो जाएगा टू पाई आर बाय वी। ठीक है, तो यहाँ से टी की वैल्यू हमने निकाली, टी इज इक्वल टू टू पाई आर बाय वी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, टी इज इक्वल टू टू पाई आर बाय वी पुटअप किया, और ये जो आई है करंट की इक्वेशन है, यहाँ पर टी की वैल्यू पुटअप कर दी। सो टी की वैल्यू पुटअप कर दी टू पाई आर बाय वी। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनली वी विल गेट दिस इक्वेशन ई वी अपॉन में टू पाई आर। यहाँ से करंट की इक्वेशन हमें मिल चुकी है। अब देखिए हमें एक्चुअल में एंगुलर मोमेंटम हमें मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कैलकुलेट करना है, और हमें पता है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कितना होता है, वो होता है एम इज इक्वल टू आई इंटू ए करंट मल्टीप्लाइड बाई एरिया। तो करंट की इक्वेशन तो हमने निकाल ली, एरिया की इक्वेशन क्या होगी, तो हमें पता है सर्कुलर लूप के लिए एरिया कितना होगा, यहाँ पर एरिया होगा हमेशा पाई आर स्क्वेयर, है ना, एक सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। सो फाइनली हमने यहाँ पर पुटअप किया ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम हो जाएगा, यहाँ पर करंट की वैल्यू ई वी अपॉन में टू पाई आर हमने पुटअप की और एरिया से उसे मल्टीप्लाई कर दिया। सो फाइनली वी विल गेट एम इज इक्वल टू ई वी आर अपॉन टू। अब ये तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की इक्वेशन आ गई। अब इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं और आसान बनाते हैं इसे। तो लेट अस कंसिडर कि हमारे पास अभी एल की वैल्यू थी, आपको पता है अभी हमने एल कैलकुलेट किया था, वो क्या था, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। वो क्या था, वो था बेसिकली मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन और रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, एल एम वी आर। यहाँ पर इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो यहाँ से हम वी आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से वी आर मिल जाएगा हमें, वी आर इज इक्वल्स टू एल बाय एम ई। ठीक है, सो यहाँ से वी आर की जगह हम एल बाय एम ई पुटअप कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने वही किया, एम इज इक्वल टू हो गया, एम इज इक्वल्स टू एल बाय एम ई पुटअप किया हमने। ठीक है, एल बाय एम ई पुटअप किया वी आर की जगह। इस इक्वेशन में हम देखेंगे यहाँ पर वी आर की जगह एल बाय एम ई पुटअप किया, बचा क्या ई बाई टू। सो यहाँ पर हमने ई बाई टू भी पुटअप कर दिया, तो फाइनली हमें ये इक्वेशन मिल गई। ठीक है, आप देख सकते हैं ये वही इक्वेशन है बिल्कुल, एल इंटू ई टू एम ई। ठीक है, एज इट इज़ वही की वही इक्वेशन। अब यहाँ पर देखा जाए तो
मास, ये एम क्या है, एम इज़ ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक मोमेंट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बेसिकली होगी साउथ टू नॉर्थ। और इस पर्टिकुलर केस के लिए एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी, ऑब्वियसली वो भी होगी टुवर्ड्स डाउन टू अप इन द अपवर्ड डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ई बेसिकली किसे डिफाइन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है उसे उसे डिफाइन कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर हम माइनस सिंबल लगा देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ई इज़ बेसिकली डिफाइनिंग द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। So negative sign has been included for the reason that the electron has a negative charge. So the equation tells that the magnetic dipole moment vector is directed in the direction opposite to the angular momentum vector, ठीक है। तो ये अब हमें ये डिफाइन करने लग जाएगा कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो बेसिकली एंगुलर मोमेंटम के अपोजिट डायरेक्शन में डिफाइन होगा। एटम के लिए याद रखें आप, एटम में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है उसके लिए जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो एंगुलर मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द वेक्टर। सो अकॉर्डिंग टू द बोहर्स थ्योरी, अब बोहर थ्योरी पर अगर हम आए, अकॉर्डिंग टू द बोहर्स थ्योरी, बोहर्स कौन था, जिन्होंने अरेंजमेंट्स को शो किया था एटम में, इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट को शो किया था अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द बोहर्स थ्योरी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट, अगर कोई स्टेशनरी ऑर्बिट है, ठीक है, स्टेशनरी ऑर्बिट है, उस स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम की बात करें, सो ऑर्बिट कैन हैव ओनली दोज वैल्यूज विच आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ h अपॉन 2 पाई, ठीक है। सिर्फ वही एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज़ एप्लीकेबल होगी या इफेक्टिव होगी अकॉर्डिंग टू द बोहर थ्योरी के हिसाब से, जिसमें एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द बोहर्स थ्योरी, अगर किसी एटम की बात करें तो उस एटम में रिवॉल्व होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम क्रिएट हो रहा है उसकी वही वैल्यूज़ एप्लीकेबल होगी जो h अपॉन 2 पाई की इंटीग्रल मल्टीपल होगी। क्योंकि यहाँ पर तो हमने सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट किया है ना, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को अफेक्ट करे, ठीक है। तो वहाँ पर बोहर्स के अरेंजमेंट के हिसाब से या बोहर्स थ्योरी के हिसाब से जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो सिर्फ वही इफेक्टिव होगा, वही एप्लीकेबल होगा जो h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि बेसिकली L जो होगा, जो एंगुलर मोमेंटम जो होगा, एंगुलर मोमेंटम, सॉरी मैं डाइपोल मोमेंट बोल रहा था, एंगुलर मोमेंटम जो होगा किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का वो वही होगा, वही एप्लीकेबल होगा जो h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं L इज इक्वल टू होगा h अपॉन 2 पाई और इसका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n। तो यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3, कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इन्फिनिटी, कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पर L की वैल्यू हो जाएगी n इंटू h अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में जो L है उस बोहर थ्योरी के हिसाब से हम L की वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं, n इंटू h अपॉन 2 पाई हमने पुटअप किया। सो फाइनली यहाँ पर हमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू मिल गई, ठीक है। सो यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एक स्पेसिफिक फार्मूला आ गया अकॉर्डिंग टू द बोहर्स थ्योरी। सो आपको न्यूमेरिकल्स में अगर अकॉर्डिंग टू द बोहर्स थ्योरी वैल्यू पुटअप करने का बोलता है तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर आपको नॉर्मली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने का बोलता है एटम में तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। उस पर्टिकुलर पीरियड में आपको यहाँ पर एल की वैल्यू हमेशा दे दी जाएगी। सो इक्वेशन गिव्स द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन। अब यहाँ पर एक और टर्म आती है बोहर मैग्नेट्रॉन। तो बोहर मैग्नेट्रॉन क्या है, बेसिकली बोहर मैग्नेट्रॉन इट इज़ डिफाइंड एज अ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एसोसिएटेड विद द एटम ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, ठीक है, उसके मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो रहा है उसे ही हम कहते हैं बोहर मैग्नेट्रॉन। और इसकी जो वैल्यू होती है अगर हम देखें तो ये, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी h, यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में n की वैल्यू हो जाएगी 1, सॉरी n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा EH अपॉन 4 पाई ME। तो यहाँ पर ये हो जाएगा EH अपॉन 4 पाई इंटू ME इज़ अ लीस्ट वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट। ये कैसी होगी, सबसे छोटी वैल्यू होगी, क्योंकि देखिए
ऑर्बिट जो होंगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में एन जो होगा वो सबसे छोटी वैल्यू है एक ऑर्बिट, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैसी होगी, सबसे छोटी वैल्यू होगी, सबसे लीस्ट वैल्यू होगी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की। सो follows that Eh upon 4 pi m is the least value of the magnetic moment. So this natural unit of magnetic moment is called the Bohr magneton, ठीक है। सो दिस नेचुरल यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ये मैग्नेटिक मोमेंट की जो सबसे लीस्ट वैल्यू है, ठीक है, सबसे लीस्ट वैल्यू है, इसे ही हम कहते हैं बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। सो द लीस्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को ही हम क्या कहेंगे, बोहर मैग्नेटॉन। इसे हम नॉर्मली म्यू वी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू पुटअप करें 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, एच जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.62 × 10⁻30 फुल जे एस हमने पुटअप कर दिया, 4 की जगह 4 पाई की वैल्यू पुटअप कर दी। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। वैल्यू जब हम पुटअप करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा बोहर मैग्नेटॉन का 9.27 10⁻24। और ये मैग्नेटिक मूवमेंट है, क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है इसलिए इसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर स्क्वायर मीटर। सो वी नो दैट इन एन एटम द एडिशन टू द ऑर्बिटल मोशन एन इलेक्ट्रॉन हैज़ गॉट स्पिन मोशन ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें, आपको शायद पता होगा कि यहाँ पर जब भी इलेक्ट्रॉन मोशन करता है किसी ऑर्बिट में, तो उस ऑर्बिट में इसके दो तरह के मोशन होते हैं। जिस तरह से अर्थ का मोशन होता है अराउंड द सन और अराउंड इट्स ओन एक्सिस, उसी तरह से यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन के भी दो तरह के मोशन होते हैं। पहला मोशन होता है अराउंड द न्यूक्लियस, जैसा कि यहाँ पर नज़र आ रहा है, और दूसरा मोशन होता है अराउंड इट्स ओन एक्सिस, ये खुद अपने एक्सिस की अराउंड भी घूमता है। तो ये अपने एक्सिस के अराउंड जो घूम रहा होता है इसे हम कहते हैं स्पिन मोशन। So we know that in an atom, in addition to the orbital motion, an electron has got spin motion also. So electron possesses magnetic moment due to its spin motion also. ये जो मैग्नेटिक मोशन होता है या फिर मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है वो स्पिन मोशन की वजह से ही होता है। सो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अ वेक्टर सम ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू द ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन की वजह से भी मैग्नेटिक मूवमेंट होता है या फिर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है, ठीक है। और तो ऑब्वियसली अगर टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की हम बात करें तो वो इसके ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन दोनों की वजह से होगा। तो आई होप आपको इलेक्ट्रॉन्स का मोशन और एटम का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। सो इस लेक्चर को 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा ताकि आपके डाउट्स और कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा मजबूत हों, डाउट्स भी काफ़ी हद तक क्लियर होंगे। थैंक यू।